दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के विदेश जाते ही कैसे एक्टिव हुआ आरएसएस? आखिर महाराष्ट्र को लेकर आरएसएस का मेगा प्लान क्या है? आज प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हुए। ये आज सुबह की तस्वीरें दोस्तों, जब पीएम रूस के लिए रवाना हुए। और अब तो खैर पीएम रूस पहुंच चुके हैं और अपनी बात भी वो वहां रख चुके हैं और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के लिए रवाना हो रहे थे तो मेरे मन में आरएसएस को लेकर कई सवाल उठे कि आरएसएस के अंदर क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के लिए आरएसएस कितना सक्रिय है, नहीं है तो किस हिसाब से सक्रिय है। दोस्तों, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, खासतौर पर इन दो राज्यों में आरएसएस ने वो भूमिका नहीं अपनाई जो अमूमन वो बीजेपी के लिए अपनाता है। वो भूमिका जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी उसके लिए नहीं अपनाते हैं। और यही वजह थी कि मोदी जी बहुमत से दूर रह गए। तो क्या आरएसएस हरियाणा वाले प्लान की तरफ बीजेपी को ले जा रहा है, या कोई कारपेट बॉम्बिंग वाला या फिर ऐसा कोई प्लान आरएसएस तैयार कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश जाना तब जब महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, अपने आप में कई संकेत देता है। हालांकि दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन जैसी जो इतनी इंपॉर्टेंट समिट्स होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, उसमें पीएम का शेड्यूल पहले से ही तय होता है। मतलब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें तो बाद में डिसाइड की होंगी चुनाव आयोग ने। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, ये काफ़ी महीनों पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम का रवाना होना इस बात का सबूत कतई नहीं है कि मोदी को विदेश दौरों में उलझाए रखा जा रहा है ताकि मोदी महाराष्ट्र चुनाव में अलग ही रहें। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी जी महाराष्ट्र आ चुके हैं। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को जब नुकसान पहुंचा था तो मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी महाराष्ट्र में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वगैरह मोदी कर चुके हैं। तो ये भी कहना गलत होगा कि मोदी महाराष्ट्र में अब तक आए नहीं है लोकसभा चुनाव के बाद। हाँ, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि जिस तरह से कर्नाटक में, हिमाचल में और उस वक्त हर विधानसभा चुनाव में मोदी अपने आप को झोंक दिया करते थे, क्या उस तरह से वैसा कुछ मोदी इस बार महाराष्ट्र में करते दिखाई देंगे? ऐसा तो मोदी ने हरियाणा में भी नहीं किया दोस्तों। हरियाणा तो हारी हुई बाजी थी, बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं थी हरियाणा से। 3 दिन पहले ही मोदी पैकअप करके चले गए थे हरियाणा से। लेकिन हरियाणा बीजेपी ने जीत लिया। अब किन वजहों से जीता वो तो खैर आप जानते ही हैं। लेकिन मोदी किसी भी हाल हरियाणा में अपने आप को दांव पर लगाने को तैयार नहीं थे। तो क्या महाराष्ट्र में पीएम मोदी की सिलसिलेवार रैलियां देखने को मिलेंगी? अभी इसको लेकर कोई शेड्यूल नहीं आया है दोस्तों। और महाराष्ट्र के जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से अभी तक भी मोदी का कोई खास प्रोग्राम, कोई खास यात्रा महाराष्ट्र में अभी तक देखी नहीं गई है। और दोस्तों, हाल के सालों में कई विधानसभा चुनाव में मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा और वहां बीजेपी हारी, जिसकी वजह से ब्रांड मोदी को धक्का लगा था। और यही वजह है कि हरियाणा में मोदी को काफ़ी दूर रखा गया कि अगर हरियाणा हारती है बीजेपी तो कम से कम ठीकरा मोदी के सर पर ना फोड़ा जाए। हाँ, वो बात अलग है, हरियाणा बीजेपी जीत गई तो मोदी मुख्यालय पहुंच गए और उनके ऊपर फूल वगैरह बरसाए गए और ये जीत मोदी के नाम कर दी गई। लेकिन सब जानते हैं कि हरियाणा में मोदी की भूमिका क्या थी। तो क्या वैसी भूमिका महाराष्ट्र में भी रहने वाली है और किस तरह के गेम प्लान के साथ आरएसएस चल रहा है? दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से समझना है तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मेरी नज़र पे आया तो मुझे लगा आपको मैं बताऊं। दोस्तों, इस आर्टिकल का शीर्षक देखिए, आफ्टर हेल्पिंग बीजेपी विन हरियाणा, आरएसएस टोलीज शेपिंग ओपिनियन इन महाराष्ट्र। दोस्तों, मतलब कि हरियाणा में बीजेपी की मदद करने के बाद संघ की टोलियाँ महाराष्ट्र में काम पर लग गई हैं। संघ की टोलियाँ मतलब संघ का जो पूरा कैडर होता है उसमें कई ग्रुप्स में काम होता है, तो उन ग्रुप्स को टोलियाँ कहा जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर बताती है दोस्तों, हालांकि पीटीआई के सूत्रों से इन्होंने खबर छापी है कि जो टोलियाँ हैं, ये जो टीम्स हैं आरएसएस की, ये पूरे की पूरे महाराष्ट्र में फैली है और लोगों से उनकी लोकेलिटीज़ में जाकर अलग अलग मुद्दों पर उनसे बात की जा रही है। दोस्तों, आरएसएस जिस तरह से काम करता है ना, वो किसी भी राजनीतिक दल के पास इस तरह के कार्यकर्ता नहीं है। थोड़ा हद तक आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो केवल दिल्ली तक ही सीमित है। आरएसएस के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके स्वयंसेवक जानते हैं कि जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं या फिर जिनके लिए वो बात कर रहे हैं, जिनको अपनी आइडियोलॉजी समझा रहे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना, ना ही जीतना है। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन वही बात है ना कि माँ कभी चाहेगी कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हो। बीजेपी आरएसएस से ही निकली है, आरएसएस बीजेपी की जननी है।
तो आरएसएस कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो। और जो भी नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद आरएसएस और मोदी के बीच में कम से कम इतनी सहमति तो बन गई है कि जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। और यही इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में आरएसएस ने बीजेपी के लिए वो कर दिखाया जो बीजेपी ने जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी बीजेपी ने। और कुछ ऐसा ही काम देखिए इस खबर में लिखा है कि आरएसएस की टीम्स कर रही हैं। और इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि इन मीटिंग्स में जो आरएसएस की टीम्स लेती हैं, बीजेपी के बारे में कम बात की जाती है, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे के बारे में बात की जाती है लोगों से, उनके राष्ट्रवाद के मुद्दे के बारे में बात की जाती है, गुड गवर्नेंस के मुद्दे के बारे में भी जाती है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में लागू की गई, उसकी 2 किश्तें महिलाओं के खाते में आ चुकी हैं। तो महाराष्ट्र का चुनाव क्यों लेट किया गया अब आपको समझ में आ गया होगा ना दोस्तों। ये जो वोटर्स हैं उनको एक लाभार्थियों के तौर पर भी देखती है बीजेपी का ये मानना है कि लाभार्थियों के जरिए, महिला वोटर्स के जरिए जो मध्य प्रदेश में चमत्कार हुआ वो चमत्कार महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और दोस्तों ये जो पॉस्चरिंग है आरएसएस की, ऐसी पॉस्चरिंग हरियाणा में भी हुई थी और उसका फायदा भी हुआ था बीजेपी को। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स महाराष्ट्र की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व का जो योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, उनका एक नारा है, बटोगे तो कटोगे। ये नारा खूब चला, बटोगे तो कटोगे नारा आया। उसके बाद मोदी ने सभी हिंदुओं को एक होने की बात कह दी। हरियाणा के चुनाव में मोदी ने ये तक कह दिया कि सारे देशभक्त हरियाणा के लोग बीजेपी को वोट करें। एक तरह से इनडायरेक्टली मोदी ये कह रहे थे कि जो लोग विपक्ष को वोट करते हैं वो देशभक्त नहीं होते। हालांकि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो वोट शेयर का अंतर है वो 1% से भी कम है। मतलब आधा हरियाणा जो है उसने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। लेकिन ये मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। इसके अलावा उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी ऐसा ही बयान आया था कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। और इस बीच महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लग जाना इस बात का प्रमाण है कि एक अलग तरह की कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शुरू की गई है। और ये उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में इसको एक ट्रीटमेंट के तौर पर बीजेपी दिख रही है। हरियाणा में ये चला और बीजेपी को पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र में भी ये चलेगा। और महाराष्ट्र में तो ये चलता रहा है। महाराष्ट्र में तो आज से 10 साल पहले या फिर ये कह लें कि 5 साल पहले 2 पार्टियां थीं। महाराष्ट्र में शिवसेना भी उसी विचारधारा से ताल्लुक़ रखती है, कट्टर हिंदुत्व की। बाला साहब ठाकरे तो बोलते थे गर्व से कहो तुम हिंदू हो। बाला साहब ठाकरे का कट्टर हिंदुत्व तो बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व से भी ज़्यादा कट्टर था। इसके अलावा बीजेपी खुद थी और दोनों का वोट बैंक एक ही था, बाला साहब ठाकरे का भी और कट्टर हिंदुत्व का भी। और मोदी भी लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो है हिंदुत्व को धोखा देने वाले लोग हैं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए। और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती है ये उनके साथ जाके मिल गए। तो ये मुद्दा बीजेपी अलग तरह से महाराष्ट्र में चलाना चाहती है और इस मुद्दे को ज़मीन पर ले जाने का काम आरएसएस कर रहा है। देखिए दोस्तों, आरएसएस की हम आलोचना कर सकते हैं, हम उसकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, इस बात पर हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस तरह से आरएसएस काम करता है उस तरह से कोई संगठन काम नहीं कर सकता। माइक्रो मैनेजमेंट, एक एक घर में दस्तक देना, उस घर में कितने लोग हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनमें से क्या लाडली बहन जो बनी, घर की एक बेटी, उसको कितनी किश्त मिली, उसको कितना फ़ायदा हुआ। और आप अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार चुनते हैं तो इससे आप देश हित की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। राष्ट्रवाद का जज्बा लोगों के अंदर पैदा करना, कट्टर हिंदुत्व की छवि लोगों के अंदर और मजबूती से गढ़ना, इसमें आरएसएस बहुत लंबे गेम प्लान के साथ चल रही है। दोस्तों, आरएसएस को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा और प्रभावी हुआ, राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बिना चुनाव के भी बात कर रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रभावी हुआ तो ये जो आरएसएस की इतने सालों की मेहनत है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँची और बीजेपी को उसने यहाँ तक पहुँचाया, वो धराशायी हो जाएगा। बुनियाद ही आरएसएस की या बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व की छवि से है। कट्टर हिंदुत्व ही है जो वैचारिक तौर पर बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग करता है। नहीं तो सरकार में आने के बाद लगभग सारी सरकारें एक जैसे ही चलती हैं, लेकिन लोग बीजेपी को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि ये अब्दुल को टाइट करके रखते हैं। सिंपल लॉजिक है ना। लेकिन जब हिंदुओं के बीच जाति के नाम पर एक पहचान, एक अपना गौरव पैदा होगा तो फिर वो जो स्थितियां हैं वो आरएसएस को सूट नहीं करती। और आरएसएस अगर बीजेपी के लिए कुछ करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि मोदी को चौथी बार पीएम बना दें
या फडणवीस को सीएम बना दें। आरएसएस इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि बीजेपी के सत्ता में बने रहने पर ही उसको फायदा है, क्योंकि वो अपनी विचारधारा जमीन पर लागू ही तब कर पाएगा जब उसके हाथ में सत्ता होगी। दोस्तों, आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि एक लंबे वक्त बाद आरएसएस को आखिरकार वो सत्ता मिली है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। और आरएसएस के हिसाब से वो आने वाले 25 सालों का एजेंडा लेकर चलता है, जिसमें मोदी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उसके लिए ठीक है कि वो महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की बने, चाहे कैसे भी बने। इसके लिए हर जोर आजमाइश की जा रही है। आप देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे का। बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री के पोस्टर्स महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है आरएसएस द्वारा। प्रचारक टोलीज के माध्यम से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। मोदी खुद महाराष्ट्र में जाएंगे, अपने हिसाब से जो प्रचार मोदी का पसंद किया जाता है, नहीं किया जाता है, जो भी है वो वहाँ देखा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में जो खूब कैंडिडेट्स उतारे गए, एक सीट में 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स उतारे गए, यहाँ तो उतनी पार्टियां उतार दी गई हैं। दोस्तों, 6 पार्टियों के बारे में तो आप और मैं जानते हैं। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति कवर करने वालों से बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हाल के महीनों में इतनी पार्टीज खड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी पार्टीज अलग अलग रीजन्स में। कोशिश यही है कि हर सीट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उतारे जाएं, ताकि विपक्ष का वोट बट जाए और सत्ता पक्ष का वोट एक मुश्त एनडीए के कैंडिडेट को मिल जाए। बिल्कुल वही प्लान जो कि हरियाणा में किया गया है। इसके अलावा चुनाव से पहले दोनों हाथों से जिस तरह से योजनाओं का अंबार लगा दिया एनडीए सरकार ने, वो तो अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। अजित पवार तो अभी कुछ वक्त पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई और वो 5 मिनट में उठ के चले गए, सुनने में तो ये भी आ रहा है दोस्तों, अजित पवार इसी बात को लेकर नाराज थे एकनाथ शिंदे से कि आप जो ये भर भर कर ऐलान कर रहे हैं योजनाओं का, अगर आप सरकार में आ भी गए तो आप 2-3 महीने बाद कैसे सरकार चलाएंगे? आपको सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे के वांदे हो जाएंगे। आर्थिक संकट में आप क्यों डाल रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को? तो इससे आप समझ सकते हैं कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सत्ता हासिल करने की जो भूख है, जो पहले से ही बीजेपी में थी, आरएसएस ने उसको और जिंदा कर दिया है जमीन से। और इसीलिए इसमें मोदी देश में रहे या विदेश में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में जिस तरह से, जिस रणनीति के तहत आरएसएस काम कर रही है, वो हरियाणा की रणनीति से कहीं ज्यादा है। इसीलिए मैं लगातार इस बात पर कह रही हूँ दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के पास भले ही एज हो लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन उनको इस बात को समझना होगा कि वो केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, केवल एनडीए से नहीं लड़ रहे हैं, वो आरएसएस से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो तमाम संसाधनों से लड़ रहे हैं जो कि बीजेपी सरकार में रहते इस्तेमाल करती है, वो गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, वो झूठे परसेप्शन से लड़ रहे हैं, वो आईटी सेल से लड़ रहे हैं। और इस तरह की लड़ाई जब आपको जीतनी होती है तो आपको अपने अपोनेंट से, अपने विरोधी से 10 गुना ज़्यादा चालाक, होशियार, तत्पर और तेज़ गति में रहना होता है। क्या लगता है आपको, क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।